The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आए फैसले की। कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। पटना में सुशांत सिंह के पिता के सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को भी सही माना गया है। इन सारी बातों के बारे में तफसील से बात करेंगे और दिन का वीडियो उससे पहले देखेंगे। वैसे ये वीडियो भी इसी खबर से जुड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट। ये गुप्तेश्वर पांडे हैं, सीनियर आईपीएस अफसर, बिहार पुलिस के महानिदेशक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेस को प्रतिक्रिया दे रहे थे। इनके बयान के दूसरे हिस्से हम आपको आगे खबर में सुनाएंगे। फिलहाल इस वाक्य पर फोकस कर लेते हैं। रिया चक्रवर्ती या किसी भी और शख्स की औकात पर टिप्पणी करना डीजीपी साहब को शोभा नहीं देता। वो ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, मृदुभाषी भी माने जाते हैं। तो फिर ऐसी बात क्यों, हम नहीं जानते। वो एक पूरे सूबे में कानून व्यवस्था संभालते हैं। ये तो जानते ही होंगे कि सभी नागरिकों की औकात बराबर की होती है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता, आरोपी हो या आरोप से परे। रही बात नीतीश कुमार के सवालों या टिप्पणियों से परे होने की, तो डीजीपी साहब तो उल्टी पट्टी पढ़ा गए। जनप्रतिनिधि चुने ही इसलिए जाते हैं कि वो लोगों की समस्याओं को सुने, उनके सवालों का जवाब दें। वो सार्वजनिक जीवन में होते हैं और ऐसे में उनकी समीक्षा भी होती है और टिप्पणी भी। जनप्रतिनिधि चाहें तो इनके जवाब दे सकते हैं, चाहें तो ना दें। लेकिन कोई ये कहे कि वो सवालों से परे हैं, तो या तो कोई शख्स इतना छोटा है कि नेताजी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, या फिर उसे बहुत छोटा बनाने की कुछ बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सब कोशिशों के बीच कैलेंडर में तारीख चेक होनी चाहिए। आज 19 अगस्त 2020 है। मुल्क को आज़ाद हुए 73 साल और 4 दिन हो गए हैं। भारत में ऐसे तर्कों के लिए कोई जगह नहीं। हम इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से संबंधित प्रतिक्रियाएं भी आपको देंगे। मुंबई पुलिस की गड़बड़ियों पर कोर्ट ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां। पिछले 24 घंटों के भीतर देश में कोरोना संक्रमण के 64,531 नए मामले सामने आए और 1092 मरीजों की मौत हुई। 60,091 मरीज ठीक भी हुए। आईसीएमआर के मुताबिक इस दौरान 8,01,518 सैंपल टेस्ट किए गए। इन सब आंकड़ों को जोड़ दें तो देश में कुल मामले हो चुके हैं 27,67,273, कुल मौतें 52,889, ठीक हुए मरीजों की संख्या 20,37,870। दूसरी सुर्खी यूपी से। आज सुबह सुबह हंगामा मच गया कि यूपी में यात्रियों से भरी एक बस को हाईजैक कर लिया गया। ये बस गुड़गांव से चली थी। 34 यात्रियों को लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही थी। आगरा में 4 लोगों ने बस को रोका और कहा कि वो फाइनेंस एजेंट है। मालिक ने बस के कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए बस को जब्त कर रहे हैं। बस से ड्राइवर और 2 कंडक्टरों को उतार दिया गया और एक आरोपी यात्रियों समेत बस को अपने साथ ले गया। बाद में ये बस झांसी के पास पुलिस की पकड़ में आई। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बाद में ये बात साफ हुई कि बस को रोकने वाले लोग सचमुच एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े हैं और ये घटना पैसा वसूलने से जुड़ी थी। बस के मालिक की 18 अगस्त को कोविड-19 के चलते मौत हो गई थी। आखिरी सुर्खी, नौजवानों को, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को राहत दे सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट माने सीईटी के नतीजे 3 साल तक लागू होंगे। इस दौरान अभ्यर्थी अपनी पसंद के मुताबिक अलग अलग सेक्टर की नौकरियां ले सकेंगे। ये परीक्षा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। एनआरए के गठन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिहार पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे। नाच गाने और आतिशबाजी की ये तस्वीरें पटना के कारगिल चौक की हैं। जश्न मनाने वाले एलजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पटना और बिहार के कई और हिस्सों में बुधवार को दोपहर बाद ऐसा ही जश्न देखने को मिला। ये जश्न सोशल मीडिया पर भी नजर आया। कई लोगों ने कहा कि हमारे कलेक्टिव प्रयासों से सत्य की जीत हुई। कहीं पर सियासी एंगल, कहीं पर भावनाओं का एंगल, और मामला एक अभिनेता की मौत से जुड़ा। इस जश्न की राहत की कई लोगों के लिए वजह क्या है, इसे जानने के लिए हमें बिहार से और सोशल मीडिया से दूर दिल्ली चलना होगा। 66 दिन से चल रहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुशांत सिंह ने खुदकुशी क्यों की, किसी ने उकसाया, या फिर वो डिप्रेशन में थे, या बॉलीवुड के नेपोटिज्म से परेशान थे, या फिर रिया चक्रवर्ती की उनकी खुदकुशी में कोई भूमिका थी। इन सभी पहलुओं की जांच अब सीबीआई करेगी। यानी बिहार और महाराष्ट्र वाला झगड़ा अब खत्म। सुप्रीम कोर्ट की एकल बेंच के जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। साथ में यह भी जोड़ा कि अब सुशांत सिंह की मौत के मामले में जो भी केस दर्ज होंगे उनकी जांच सीबीआई ही करेगी। कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश से पहले तक सुशांत मामले को लेकर बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार में तू मैं चल रही थी, भद्दी बयानबाजियां हो रही थी। एक अभिनेता की मौत को लेकर किस तरह की राजनीति हो सकती है हम सब देख रहे थे। बिहार पुलिस अलग जांच कर रही थी, मुंबई पुलिस अलग। बिहार पुलिस के अफसर विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन कर दिया गया था। मुंबई पुलिस पर इल्जाम लगे थे कि वो जानबूझकर आरोपियों को बचा रही है और बिहार पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है। और आरोपियों में भी मुख्य आरोपी कौन? सुशांत के परिवार के मुताबिक रिया चक्रवर्ती। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या ये राजनीति खत्म हो गई? नहीं। आज कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी दो तरह से आई। बिहार सरकार ने फैसले पर जश्न मनाया, खुद सीएम नीतीश कुमार ने इसे सच की जीत बताया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। अब हम लोगों को एक उम्मीद और तसल्ली जगी है कि इस मामले का निश्चित रूप से न्याय हो पाएगा। सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जो लोग इस एविडेंस को के खिलाफ में बाएं दाएं करने में लगे हुए थे, सबों का एक निष्कर्ष निकल जाएगा। हमने आपसे शुरुआत में वायदा किया था कि डीजीपी साहब का भी बाकी बयान सुनाएंगे, वो पूरा किए देते हैं। सुनिए गुप्तेश्वर पांडे क्या बोले। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। और जब जीत बिहार की हुई है तो हार किसकी हुई? महाराष्ट्र की, वहां के सियासतदानों की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। केंद्र सरकार में कानून मंत्री और बिहार से सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अब सीबीआई की न्यायपूर्ण जांच से सुशांत की दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। सरकारों और राजनेताओं की इस बयानबाजी से इतर सुशांत के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच वाले फैसले पर खुशी जताई है और इसके लिए नीतीश सरकार को धन्यवाद दिया है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती का बयान उनके वकील सतीश मानशिंदे के जरिए आया। उन्होंने कहा कि जांच कोई भी एजेंसी करे, सत्य वही रहेगा। इसके अलावा भी दिन भर इस मामले पर रिएक्शन आते रहे। अभिनेता अक्षय कुमार, कंगना रनौत और अनुपम खेर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने सीबीआई जांच के फैसले पर खुशी जताई है। ये तो हो गया फैसला। अब आते हैं उन सवालों पर जो आज के जश्न वाली तस्वीरों में कहीं गुम हो गए। सवाल ये कि क्या मुंबई पुलिस ने जांच में कोई गड़बड़ की थी कि सुप्रीम कोर्ट को जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी? कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने की वजह क्या बताई? ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी अगर मामले की बैकग्राउंड समझ लें। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट में मिला।
सीआरपीसी की धारा 174 के तहत केस दर्ज कर मुंबई पुलिस ने इसमें जांच शुरू की। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें सुशांत का परिवार और उनके दोस्त भी शामिल थे। 18 जून को रिया चक्रवर्ती के भी बयान दर्ज हुए। मुंबई पुलिस के मुताबिक शुरू में सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप नहीं लगाए थे। फिर बॉलीवुड के एक हिस्से ने आरोप लगाया कि सुशांत नेपोटिज्म के शिकार थे, उन्हें काम नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की। संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा इत्यादि के बयान दर्ज हुए। फिर इस मामले में नया मोड़ आया जब 25 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें रिया चक्रवर्ती पर खुदकुशी के लिए उकसाने और पैसे हड़पने के साथ साथ और भी कई संगीन आरोप थे। केस दर्ज होने के बाद पटना पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन रिया चक्रवर्ती इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस मांग के साथ कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। 31 जुलाई को ईडी ने भी रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रिया वाली याचिका के बाद बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की और खुद को पार्टी बनाने की मांग की। बिहार की नीतीश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग केंद्र से की और 6 अगस्त को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। 7 अगस्त को केंद्र सरकार ने रिया की याचिका मामले में खुद को एक पक्ष बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। 8 अगस्त को सुशांत का परिवार भी रिया वाली याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की। रिया चक्रवर्ती के यहाँ वकील थे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, बिहार सरकार के वकील थे मनिंदर सिंह और महाराष्ट्र सरकार के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी। भारत सरकार का पक्ष रखा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। रिया चक्रवर्ती के वकील की मांग थी कि मामला बिहार से मुंबई ट्रांसफर हो। बिहार सरकार के वकील ने कहा सीबीआई जांच हो और दलील ये दी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे भी इस केस में आरोपी हो सकते हैं और महाराष्ट्र सरकार के वकील वो सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। ये बहस हुई 11 अगस्त को और फिर आया 19 अगस्त का दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। तो किस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुशांत की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जमीन मंदिर बनाने के लिए दी थी। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी जरूरी आदेश निकालने का हक देता है। लेकिन मुंबई पुलिस से जांच सीबीआई को सौंपने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के तर्क क्या थे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुंबई पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि मुंबई पुलिस ने केस के जो रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपे हैं उन्हें देखकर प्राइमा फेसिया ऐसा नहीं लगता कि मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया है। लेकिन मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस टीम को रोकने वाली घटना में अपनी भूमिका को दुरुस्त नहीं रखा। इसको टाला जा सकता था, इससे शक पैदा हुआ। कोर्ट ने यह भी लिखा कि शिकायत में जो परिस्थिति बताई गई है उनकी जांच मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो अगर मुंबई पुलिस की जांच में कोई कमी नहीं थी, रवैये में कमी थी, खासतौर पर पटना पुलिस के प्रति, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश क्यों दिए? इस बारे में कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की 174वीं धारा के तहत मुंबई पुलिस ने जो सीमित जांच की उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इस केस से जुड़े स्टेक होल्डर जांच सही नहीं होने की बात कर रहे हैं। इसलिए इस कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि दोनों ही राज्यों के नियंत्रण के बाहर एक स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की जांच सुनिश्चित कराएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों ही राज्य एक दूसरे के खिलाफ केस में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए जांच की वैधता सवालों के घेरे में है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे जांच गलत दिशा में जा सकती है। When truth meets sunshine, justice will not prevail on the living alone, but after life's fitful fever. Now the departed will also sleep well. सत्यमेव जयते। जब सत्य सामने आएगा तो न सिर्फ लोगों को बल्कि दिवंगत सुशांत सिंह आत्मा की शांति को भी शांति मिलेगी। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। तो क्या इस मामले में बिहार पुलिस का एफआईआर दर्ज करना गलत था? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह के पिता की शिकायत के आधार पर बिहार पुलिस का एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल उनके अधिकार क्षेत्र में है, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की एक और मांग थी कि जो एफआईआर बिहार में दर्ज हुई उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने रिया की याचिका पर केस बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। रिया के वकील ने सीआरपीसी के सेक्शन 406 के आधार पर केस के इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करने की मांग की थी। ये सीआरपीसी का 406 क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि वो कोई केस या अपील एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। यानी यूं समझिए कि सुप्रीम कोर्ट केस का अधिकार क्षेत्र बदल सकता है और सुप्रीम कोर्ट की इसी ताकत के आधार पर रिया के वकील ने केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी।
बिहार सरकार ने रिया की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि पुलिस जांच को सीआरपीसी 406 के तहत ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हम केस ट्रांसफर नहीं करेंगे। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने साल 1978 के रामचंद्र सिंह सागर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस की नज़ीर पेश की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी 406 के तहत सिर्फ केस या जांच एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। पुलिस जांच एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर नहीं कर सकता। इन दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब शायद इस मामले पर राजनीति कम होगी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच देश के सामने आएगा और जिनको भी न्याय नहीं मिला है उन्हें न्याय मिलेगा। और सोशल मीडिया पर या मीडिया में जो लोग न्याय दे रहे हैं वो भी अब शांत रहेंगे। देश की एजेंसियों पर, देश की संस्थाओं पर भरोसा रखिए। जब महामारी नहीं थी तब भी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही थी, नौकरियों का अकाल था, लेकिन कोरोना संक्रमण और उसके कुप्रबंधन ने हालात को बद से बदतर कर दिया। स्थिति संभली हुई या खराब होती जा रही है, ये लफ्फाजी से ज्यादा आंकड़ों में नजर आता है। तो अब हमारे सामने आंकड़े भी आ गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अप्रैल से जुलाई के बीच 1 करोड़ 80 लाख सैलरीड कर्मचारियों की नौकरी चली गई, क्योंकि महामारी के चलते उद्योग धंधे बंद हो गए। इनमें से 50 लाख नौकरियां तो सिर्फ जुलाई के महीने में गई। अनलॉक 1 जून से शुरू हुआ था। उम्मीद की जा रही थी कि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी, लेकिन इस बीच 68 लाख दैनिक वेतन भोगियों की नौकरी चली गई। ये वो लोग हैं जिनको ये स्थिति रोज कमाओ रोज खाओ वाली है। ये एक भी दिन काम ना करें तो घर में टूटा पड़ जाता है। 1 लाख ऐसे लोगों का काम भी बंद हुआ जो अपना खुद का काम करते थे। मिसाल के लिए दुकानदार। सिर्फ एक सेक्टर है जिसमें नौकरियां बढ़ी हैं, कृषि। यहाँ 1 करोड़ 49 लाख नए लोगों को काम मिला है, जबकि पहले हमारी अर्थव्यवस्था का ये घोषित लक्ष्य था कि कृषि में कम लोग लगें, ज्यादा उत्पादन हो ताकि कृषि का मुनाफा भी बढ़े। CMIE एक बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, एक तरह का थिंक टैंक जो जानकारी जुटाकर विश्लेषण करता है। CMIE की वेबसाइट पर 10 अगस्त को एन अनहेल्दी रिकवरी इस टाइटल से महेश व्यास का लिखा एक विश्लेषण छपा। इसमें कुछ और जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन के पहले महीने मतलब अप्रैल में 12 करोड़ 15 लाख लोगों की नौकरी गई थी। मई में संख्या घटकर 10 करोड़ 3 लाख रह गई। जून में ये संख्या आ गई 2 करोड़ 99 लाख पर और जुलाई में 1 करोड़ 10 लाख पर। मतलब नौकरियां धीरे धीरे वापस भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बुनियादी बातें समझनी होंगी। 1 करोड़ 10 लाख लोगों के पास पिछले 4 महीने से काम नहीं है, ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जो नौकरियां लौटी हैं वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में है। मतलब अर्थव्यवस्था में जिस कथित रिकवरी की बात की जा रही है वो पूरी तस्वीर नहीं है। अच्छी मासिक तनख्वाह वाली नौकरियां भी जा रही हैं पर ध्यान दीजिए, ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। अप्रैल जो कि सबसे सख्त लॉकडाउन वाला महीना था, तब 1 करोड़ 77 लाख सैलरीड नौकरियां गई थी। मई में 10 लाख सैलरीड नौकरियां गई। जून में 39 लाख नौकरियां वापस आई। जुलाई में फिर से तकरीबन 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। 4 महीनों में नौकरी आने जाने का ये हिसाब जुलाई में 1 करोड़ 89 लाख नौकरियों का नुकसान बताने लगा कुल। CMIE की रिपोर्ट में ये भी लिखा है, जो हम आप अच्छे से समझते हैं, कि ऐसी नौकरियां एकदम से खत्म नहीं होती, लेकिन इन्हें खत्म होने के बाद दोबारा पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं नौकरियों में से हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या आती है। और बात सिर्फ इनकम टैक्स की नहीं है, यही वर्ग बाजार के उत्पाद खरीदने में भी आगे रहता है, छुट्टी पर घूमने जाता है। तो इन नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के दूसरे कई हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं theeleventof.com और मैं हूं निखिल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने अभी अपने आंकड़े पेश किए हैं रोजगार से जुड़े हुए, और उनके मुताबिक जब से लॉकडाउन लगा है यानी कि अप्रैल से जुलाई तक के भारत में 1.89 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 89 लाख सैलरीड एम्प्लॉयज की नौकरियां चली गई हैं, जो कि अभी तक के लौट के आई नहीं है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मैं समीर पोचर, शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप शास्त्री हैं सर, आपने भी CMIE का डाटा देखा है, आपका पहला रिएक्शन क्या है? आप कैसे समझते हैं जो इन्होंने अलग अलग चीजों में बांटा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी स्कॉच ग्रुप, FISMI और टैक्स लॉ, एजुकेटर सोसाइटी और BVSS, ये 4 इंस्टीट्यूशन मिलकर भी अपना सर्वे करते हैं, जो कि हम जब से कोविड हुआ कर चुके हैं। 3 सर्वे हो चुके हैं। तो ये जॉब लॉस तो बहुत बड़ी रियलिटी है,
और CMI के सर्वे में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने सिर्फ बात करी है सैलरीड जॉब्स की, और सैलरी जॉब करीब 19 मिलियन के करीब की वो बात कर रहे हैं। बट अगर आप हमारा एस्टिमेट देखें तो सैलरीड और नॉन सैलरीड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ लें इसके अंदर, तो इस वक्त तक कम से कम 3 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। लेट दैट सिंक इन। 3 करोड़ नौकरी का मतलब एक अमूमन 5 आदमी का साइज ले लीजिए अगर आप फैमिली का, तो 15 करोड़ हिंदुस्तानी जो है इस वक्त बेरोजगारी की चपेट में हैं। उनको पता नहीं उनका खाना कहाँ से आएगा, बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, इंस्टॉलमेंट कहाँ से आएगी। और ये आंकड़ा जो है अगस्त एंड तक हमारा अनुमान है 4 करोड़ तक पहुंचने का है। मतलब 20 करोड़ 20% हमारी पॉपुलेशन जो है उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं बचेगा। तो जो CMI का आंकड़ा है अंडरस्टेटेड है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सैलरीड की बात करी है, बाकी सेक्टर्स की बात नहीं करी। वैसे उन्होंने जो अपने जो उनका ग्राफ है उसमें बाकी सेक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग जगह उसको वो लिस्ट करते हैं लॉस ऑफ जॉब को, लेकिन सैलरीड एक एम्प्लॉइज वाली खबर थोड़ी सी बड़ी हो गई। सर हम ये समझना चाहते हैं, देखिए उन्होंने लास्ट मंथ में बोला था कि सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, मैं तो उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता था क्योंकि हमारा सर्वे ये नहीं दर्शा रहा था। अच्छा सर 1 जून से अनलॉक शुरू किया है सरकार ने, वो धीरे धीरे अब फर्म्स एंड बिजनेसेस है वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस तरह की रिकवरी नहीं देख रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं ये एक अंडरस्टेटेड आंकड़ा है, फिर भी बहुत बड़ा है। क्या वजह है, क्या दिक्कत है कि अनलॉक के बावजूद लोगों की नौकरियां उस गति से लौट नहीं रही हैं जिस स्पीड से उन्होंने खोई थी? देखिए जो MSMEs को जरूरत थी वो MSMEs को कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। उनको सबसे बड़े जो एम्प्लॉयमेंट है वो MSME क्षेत्र में है। तो उसके अंदर जो RBI का और जो गवर्नमेंट की जितनी भी अभी तक प्रतिक्रिया आई है वो फेल्ट नीड से बहुत ज्यादा दूर है। इस वक्त अगर RBI और सरकार दोनों हमें बोलते हैं कि आप और उधार लीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट की किसी को जरूरत नहीं है। इस वक्त जो है डायरेक्ट कैश इंजेक्शन की जरूरत है, वेज सपोर्ट की जरूरत है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी माइग्रेंट लेबर की, अगर ये नरेगा का इक्विवेलेंट अर्बन इंडिया में होता, अगर हमें MSMEs को वेज सपोर्ट दे दिया जाता हमारे लेबर के लिए, तो वो लोग ना वो माइग्रेट करते, ना अर्बन इंडिया में इतनी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी होती। तो ये कहीं पे बहुत ज्यादा मिसहैंडलिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी को समझ आ रहा है कि कितनी कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन है। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं रिकवरी की, तो बहुत, जब कोविड शुरू ही हुआ था लोग बात कर रहे थे कि 1% ग्रोथ हो जाएगी, 2% ग्रोथ हो जाएगी। मैं तो अप्रैल से ही बोल रहा हूँ कि मिनिमम आप -8% GDP देख लो मिनिमम, उसके ऊपर कितना जाएगा मैं नहीं बोल सकता। तो इट इज टाइम फॉर अस टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। मतलब मेरे को लगता नहीं है कि इस चीज की एक्सेप्टेंस भी है कि हमारे पास कितनी गंभीर समस्या है। तो जब तक आप समस्या कोई नहीं एक्सेप्ट करोगे तो उसका आप समाधान कहाँ से निकालोगे? मैं वहीं आ रहा था कि फिर ये जार्गन कहाँ से आता है कि हम एक वी शेप रिकवरी देख लेंगे, अगले साल तक के काफी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है सर? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी वी शेप रिकवरी सामने है। ये बहुत लंबी यू शेप होगी या एल शेप होगी, क्योंकि इस वक्त भी जो भी छोटा बहुत लॉकडाउन हुआ है, सप्लाई चेन आपकी सारी बदल चुकी हैं। सर्विसेज सेक्टर आपका इतनी बुरी तरीके से हिट है और उसको कोई मेजर ही नहीं करता है। जो आपके इतने बड़े बड़े सेक्टर थे, टूरिज्म था, हॉस्पिटैलिटी था, F&B था, माइस था, कंसल्टिंग था, एडवर्टाइजिंग था, मीडिया था, इसमें इतना बिल्कुल ब्लड बाथ इस वक्त चल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई भी समझदारी की बात है कि कोई बोल दे कि वी शेप रिकवरी है या जो भी है। मुझे तो गर्व है इस बात का कि मैं शायद ज्यादा पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, कॉमन सेंस स्कूल से हूँ। तो मुझे तो इस वक्त अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। आखिरी एक सवाल है सर हमारा। एक वजह आपने बताई कि इस चीज का एक्नॉलेजमेंट की कमी है आपके हिसाब से, जो असल ग्राउंड रियलिटी है अर्थव्यवस्था की हमारी। उसके अलावा क्या जिस तरह से अनलॉक किया गया या जिस तरह से लॉकडाउन किया गया उसमें भी आप इसकी वजह ढूंढते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अनलॉक भी लगने के बाद भी कुछ जगह लॉकडाउन लौट आ रहा है, या वीकेंड पे होता है या फिर वो 1 हफ्ते के लिए लगा देते हैं, 2 हफ्ते के लिए लगा देते हैं। देखिए मैं लॉकडाउन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जब लॉकडाउन हुआ था तब भी मैंने बोला था कि कोविड से कम लोग मरेंगे और इकोनॉमी से ज्यादा मरेंगे। तो मुझे लगता है अभी भी वही समस्या है। ताकि हम एक आंकड़ा देख रहे हैं कि 2 मिलियन कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं इंडिया में, और उसकी अगर आप डेथ रेट देख लीजिए, और उसके बाद आगे जो भूखमरी और बेरोजगारी से मरेंगे, आप मिडिल क्लास सुसाइड्स देखेंगे, आप MSME सुसाइड देखेंगे। अभी तक आपने सिर्फ फार्मर सुसाइड देखे ना, वो सामने है। तो ये अनलॉक वगैरह, बिकॉज इस वक्त भी एक ऐसा स्टेप नहीं है जो कि लिया गया है। इक्विटी सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट कैश सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जो चीजें MSMEs को चाहिए
उसके बदले आप बोलते हो कि जी आप और उधार ले लो। अरे भैया, उधार जो ऑलरेडी लिया हुआ वही सर्विस करने की किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, तो और लेके वो क्या करेगा? कैश बर्न करेगा, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हैं वो भी जाएंगी। कहाँ से सैलरी दोगे जब आपकी अपनी इनकम ही नहीं है, खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे? तो इससे तो अच्छा आप ताला मार के घर में बैठ जाओ। इट इज मोर प्रॉफिटेबल। शायद इसमें ज्यादा प्रॉफिट है कि आप अपना धंधा बंद कर दें बनिस्बत इसके कि आप धंधा चलाएं और अपनी जेब से खर्चा करें। और ये चीज मेरे को नहीं लगता कि सरकार या आरबीआई दोनों में से किसी को समझ में आ रही है। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और शुक्रिया हमारे दर्शकों की तरफ से भी। आपने काफी मतलब सुगढ़ भाषा में बताया कि कितनी बड़ी समस्या है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने स्थिति किस तरह खराब है। बातचीत के बाद सुनील ने दी ललन टॉप को एक और बात बताई कि हाल में उन्होंने सेल्स मैनेजर के पद के लिए भर्ती निकाली। सैकड़ों बायोडेटा आए। 40 से 50 हजार की नौकरी के लिए उन लोगों ने भी अप्लाई किया था जो 15-15 लाख सालाना के पैकेज पर काम कर रहे थे या कर चुके थे। मतलब लोग आधी से 1/3 तनख्वाह पर भी काम करने को राजी हो रहे हैं, क्योंकि कोई नोटिस पीरियड पर है या कोई घर बैठा है। सभी को घर की EMI देनी है, सभी को बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। कोविड-19 के चलते जैसा लॉकडाउन भारत ने लगाया वो सही था या नहीं, इस पर ज्यूरी बटी है। लेकिन एक बात साफ है कि हम लॉकडाउन से वैसे नतीजे हासिल नहीं कर पाए जैसे उन पश्चिमी देशों ने हासिल किए जिनसे कम मौतों का हमारे यहाँ ढिंढोरा पीटा गया। वहाँ लॉकडाउन लगा, संक्रमण की दर नीचे आई, मौतें कम होने लगी, फिर लॉकडाउन को सतर्कता के साथ खोला गया। अब वहाँ जनजीवन सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत लॉकडाउन से बाहर आकर भी संक्रमण और मौतों के नए रिकॉर्ड बना रहा है। टुकड़ों में लॉकडाउन देश के अलग अलग राज्यों में लौट भी रहा है। बिहार ने तो पूरे राज्य के शहरी इलाकों में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है। यही वजह है कि बाजार ये समझ नहीं पा रहा कि उसे काम किस रफ्तार पर शुरू करना है। कहीं अचानक से फिर से कोई रोड ब्लॉक ना आ जाए, बंदी ना आ जाए। जो आंकड़े एक थिंक टैंक जुटा लेता है वो जाहिर सी बात है सरकार के पास भी होंगे। शायद इससे बेहतर आंकड़े हों, नहीं होंगे तो अब ये आंकड़े देश भर की प्रेस में छप चुके हैं, दिखाए जा चुके हैं। अब सरकार को जवाब देना है कि वो इस बारे में क्या करने वाली है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं कवि अदम गोंडवी की ये पंक्तियां। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं, धूप फागुन की नशीली है। भटकती है हमारे गांव में गूंगी भिकारिन सी, सुबह से फरवरी बीमार पत्नी से भी पीली है। बगावत के कमल खिलते हैं दिल के सूखे दरिया में, मैं जब भी देखता हूं आंखें बच्चों की पनीली हैं। और सुलगते जिस्म की गर्मी का फिर एहसास हो कैसे, मोहब्बत की कहानी अब जली माचिस की तीली है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश के हालात पर नजर बनाए रखिए। शुभ रात्रि।